ठीक है, अब बताइए आज का क्या टारगेट था? सब लोग खुल करके बोलो जो लगता है कि इसमें डाउट है। मैंने तो सारा टॉपिक लिख दिया था बाकायदा कि इसमें क्या कुछ मुझे कवर करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट का वेबसाइट डेवलपमेंट में सर्वर साइड पे भी यूज़ होता है, क्लाइंट साइड पे भी यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट के बिना फ्रेमवर्क का नॉलेज का फुल स्टैक डेवलपर के रूप में कोई कंपनी काम नहीं देगी। अब जावास्क्रिप्ट अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो सर्वर साइड के लिए अलग होता है, क्लाइंट साइड के लिए अलग होता है। जावास्क्रिप्ट का कुछ पॉपुलर लाइब्रेरी भी है, जिसमें से एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस यूज होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है या इतना नेसेसिटी क्यों है? तो जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में इसलिए नेसेसिटी है क्योंकि हम आज के डेट में वेबसाइट को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं। इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं। तो अगर हम वेबसाइट को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं तो मुझे पेज को बिना रिफ्रेश किए हुए, बिना बार बार रिलोड किए हुए पेज के कंटेंट को चेंज करना होगा। और पेज के कंटेंट को या उसके स्टाइल को अगर हमें बदलना हो, मतलब एकदम ठेठ भाषा में कहा जाए तो HTML एलिमेंट और CSS स्टाइल को अगर बिना रिलोड किए हुए बदल देना है तो ये कैपेबिलिटीज किसके थ्रू आता है? जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट कैपेबल है वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड के केस में HTML और CSS को इंटरैक्टिव बनाने में, चेंज करने में, बिना पेज को रिलोड या रिफ्रेश किए हुए। ये मेन रीजन है ना। तो जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आज के डेट में तुम्हें शायद ही कोई 100 में एक आध वेबसाइट मिलेगा जिसमें जावास्क्रिप्ट का यूज ना किया हो। और अगर वैसा एक आध वेबसाइट मिलता है मतलब वो सिंगल पेज स्टैटिक वेबसाइट है, एक बार खाली बना दिया वैसे ही है, ना उसमें से यूजर से कुछ इनपुट लेना है, ना उसको कभी कुछ कंटेंट अपना बदलना है। लेकिन अगर कोई वेबसाइट ढंग का है, 1 पेज 2 पेज या 4 पेज का, बट वो इंटरैक्टिव है, जिसमें कोई फॉर्म बॉम लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, तो समझ लो क्या है, जावास्क्रिप्ट का यूज वहाँ हुआ है। तो हमें जावास्क्रिप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अब रही बात कि जावास्क्रिप्ट का जर्नी कहाँ से शुरू करना है, तो जावास्क्रिप्ट का पहले सारे कंपोनेंट्स को समझना होगा, बेसिक्स, उसके सिंटैक्स को समझना होगा, उसके लिखने के तरीके को समझना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में कुछ लॉजिक को हम लोग को बिल्ड करके अलग अलग तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। और जब ये सारी चीज़ें सीख चुके होंगे तो फिर हम जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेंगे। क्योंकि फ्रेमवर्क क्या है, एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट बना होता है जिसमें सारी चीज़ें शॉर्टकट में लिखी होती है। अब सोचो किसी को अगर मेन चीज़ समझ में नहीं आएगा तो शॉर्टकट पल्ले पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए, अब किसी को ABCD का ज्ञान नहीं है, वो अंग्रेजी का किताब पढ़ रहा है पूरा, ये कैसे होगा? तो वही बात है कि सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट के सारे कंपोनेंट्स को समझना होगा। कंपोनेंट्स को समझ चुके होंगे, उसके सारे सिंटैक्स को समझ चुके होंगे, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट के किसी भी फ्रेमवर्क को लर्न करने में सक्षम होंगे। और जावास्क्रिप्ट का कम से कम 2 फ्रेमवर्क जरूर लर्न करना चाहिए। एक सर्वर पे जो इस्तेमाल होता है वो वाला, और एक जो क्लाइंट पे इस्तेमाल होता है वो वाला। सर्वर के लिए हम लोग Node.js या Next.js देखेंगे और क्लाइंट के लिए React.js देखेंगे। समझ में आई बात? अगर बूटस्ट्रैप वो CSS का फ्रेमवर्क, Node.js जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, Laravel PHP का फ्रेमवर्क है, Spring Boot जावा का फ्रेमवर्क है, Django पाइथन का फ्रेमवर्क है। तो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है नोट्स में, नहीं। अब खुद से पूछिए कि अगर किसी को ये लगता है कि मुझे ये बातें नहीं समझ में आ रही है, ये हमारा मिसिंग है, तो कैसे वो कंफर्म करेगा अच्छा क्या मिसिंग है क्या मिसिंग नहीं है? तो मिसिंग को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ से देखना शुरू कीजिए कि आपको वेरिएबल का यूज आता है कि नहीं, लेट वेर कॉन्स्ट में अंतर आप समझते हैं कि नहीं, खुद से पूछिए ना।
फिर आप देखो कि मेमोरी एलोकेशन के कितने तरीके से होता है, स्टैटिक और डायनामिक। ये एडवांस कॉन्सेप्ट था थोड़ा, क्योंकि अगर कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट में मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, स्टैटिक की डायनामिक, तो क्या बोलेंगे? डायनामिक होता है। अब उसके बाद डेटा टाइप की बात करें तो यहाँ हमने क्लियरली देखा था कि डेटा टाइप कितना होता है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, एनएन, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, बुलियन में क्या आता है, स्ट्रिंग में क्या आता है, नंबर्स में कौन कौन सा आता है डेटा टाइप, ये मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा। फिर हमने ऑपरेटर्स के बारे में समझा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, क्या काम है इसका, कैसे लिखना होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आता है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन सा है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है। इसमें हमने ये भी बात किया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरह का होता है, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। यहाँ हमने ये भी साथ में बात किया था कि हर ऑपरेटर का अपना क्या होता है, एक प्रायोरिटी वैल्यू होता है। इसमें सबसे कम प्रायोरिटी किसका होता है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। और ऐसे अगर इनको छोड़ दिया जाए तो सेकेंड लिस्ट प्रायोरिटी पे कौन रहता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकेंड लिस्ट प्रायोरिटी पे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन फर्स्ट लिस्ट प्रायोरिटी पे कौन होता है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो जब भी वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो वहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि ऑपरेटर कैसे लिखते हैं तो कैसे हम यूज कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, नहीं पॉसिबल है। उसके बाद बात किए थे लूप पे। लूप पे हमने बहुत सारी बातें की थी। लूप क्यों यूज करते हैं, तो लूप यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस को क्या करने के लिए, रिपीट करने के लिए। अब कुछ चीजें मुझे पहले से पता है कि इतनी बार रिपीट करना है, तो उसको आप लिख भी सकते हो, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको पहले से नहीं पता है कि कितनी बार रिपीट करना है, और रन टाइम पर डिसाइड होना है कि कितनी बार रिपीट करना है। तो इस काम को तो सिर्फ आप किसके थ्रू कर सकते हैं, लूप के थ्रू ही कर सकते हैं। जब आपको इनिशियली ये नहीं पता हो कि इस स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, बल्कि ये रन टाइम पे यूजर डालेगा कि कितनी बार रिपीट करना है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें लूप की आवश्यकता पड़ती है। अब लूप में भी हमने देखा था कि एक सिंपल और एक नेस्टेड। लूप के अंदर जब लूप चलता है तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। अब सिंपल लूप में भी हमने पढ़ा था कि या तो फॉर यूज करो, या तो वाइल यूज करो, या डू वाइल यूज करो। हमने ये भी समझा था कि फॉर तब यूज करना चाहिए जब हमें पहले से पता है कि कितनी बार रिपीटेशन होना है। वाइल तब यूज कीजिए जब हमको पहले से नहीं पता है कि रिपीटेशन कितनी बार होनी है। डू वाइल कब यूज करेंगे, तो डू वाइल, हाँ, जब हमें मिनिमम एक बार रिपीट करना ही है तो किसका यूज करेंगे, डू वाइल का। क्योंकि डू वाइल में गारंटी होता है कि एक बार लूप चलेगा ही चलेगा, लेकिन फॉर या वाइल में गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि फॉर और वाइल में तब लूप चलेगा जब कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेस्टेड लूप पे हमने बहुत सारे चीज किया था कल, पैटर्न वगैरह का, अलग अलग चीजें। कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में भी हमने समझा था, इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों से। कंट्रोल जैसे नाम से ही क्लियर है, नियंत्रित करना किसी चीज को। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब वैसा स्टेटमेंट जो हमारे लूप को कंट्रोल करता हो। लूप को कंट्रोल करता हो मतलब कि लूप कितनी बार चलनी है ये तय करता हो, वैसे ही स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे कि मान लो कि लूप चल रहा है मेरा 10 बार, लेकिन मुझे लगता है कि 6 बार में ही हमारा काम हो गया, तो हम 10 बार क्यों चलाएंगे लूप को। तो जैसे ही 6 बार में काम हो गया तो लूप को हम वहां पे ब्रेक कर लेंगे। पता नहीं ना शुरू में कि कितनी बार में हो जाएगा, तो ब्रेक तब लगाते हैं जब मुझे लूप को सडनली स्टॉप करना हो। कंटिन्यू तब लगाते हैं जब लूप के बॉडी में जो आगे का स्टेटमेंट है उसको हमको स्किप करना है, उसको नजरअंदाज कर देना है, और लूप फिर शुरू से शुरू करना है। तो वहां किसका इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू का।
कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद हमने बात किया था फंक्शन का। फंक्शन में भी हमने बात किया था कि दो तरह का फंक्शन होता है, एक फंक्शन जिसे कि हम लोग बनाते हैं जिसे यूजर डिफाइंड कहते हैं, और एक फंक्शन जो पहले से लैंग्वेज डेवलपर ने बना करके रखा है जिसे कि लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब रही बात, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में लिखा था, लेकिन शायद हमने लिख दिया है गलती से। कहाँ पे? यहाँ पे, यहीं पे ना। और होपफुली यहाँ नहीं, कहाँ से शुरू हुआ होगा? यहाँ से शुरू हुआ होगा। ये रहा फंक्शन का पूरा कहानी। फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करता है एक सिंगल कीवर्ड को यूज करके इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड। उसके बाद फंक्शन का कितना टाइप हमने पढ़ा था? वही यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। उसके बाद फिर बात किसका किया था हमने? फेज ऑफ अ फंक्शन। कितना फेज हमने बताया था? 3 फेज, याद होगा? डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल। फिर हमने टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट का बात किया था। तो फंक्शन में आर्गुमेंट कितने तरह का हो सकता है? फॉर्मल और एक्चुअल। जब फंक्शन डिफाइन करते वक्त आर्गुमेंट डालेंगे तो उसे क्या कहेंगे? फॉर्मल। और फंक्शन को कॉल करते वक्त जो आर्गुमेंट डालेंगे उसे क्या कहेंगे? एक्चुअल। उसके बाद हमने क्या बात किया था? टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल, और शायद इसका एग्जांपल भी हम दिखाए थे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस कहने का मतलब कि जब हम फंक्शन को कॉल करते वक्त किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे तो वो कहलाएगा कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त हम किसी वेरिएबल के वैल्यू को पास करेंगे, एड्रेस को नहीं, वैल्यू को, तो वो कहलाएगा कॉल बाय वैल्यू। अब इसके बाद फिर हमने ये बात किया होगा कि फंक्शन का नेचर कितना होता है। तो क्या बोलेंगे? फंक्शन का 4 नेचर हमने पढ़ा था। टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, सब के बारे में भी बताए थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जावा में मेनली हमें कितने तरह का फंक्शन पढ़ना पड़ता है, तो ये आप समझ लो कि जावा में आप मेनली कितने तरह का फंक्शन पढ़ोगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन की अगर बात करें तो जावा में हमें सबसे पहले तो नॉर्मल फंक्शन पढ़ना होगा। दूसरा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें? एनोनिमस फंक्शन, ANONYMOUS, एनोनिमस फंक्शन, ये भी पढ़ना होगा। अभी क्या बोला है? तीसरा हम लोग को पढ़ना होगा कॉल इमीडिएट, यही होता है स्पेलिंग, कॉल इमीडिएट फंक्शन। फिर क्या डालना? एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे एरे फंक्शन या एरो फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एरो फंक्शन। फिर क्या पढ़ेंगे? रिकर्सन। तो यूजर डिफाइंड में ये 5 तरह के अलग अलग फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट की स्पेशली बात हो रही है, हर जगह ये नहीं मिलता। जावास्क्रिप्ट में ये 5 तरह का। अब प्रीडिफाइंड फंक्शन में बहुत अलग अलग फंक्शन है, इसको यहाँ पे लिखना तो उचित नहीं है रहेगा, लेकिन चलो फिर भी लिख देते हैं थोड़ा बहुत। जैसे सेट टाइम आउट, जैसे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, रैंडम, राउंड, डेट। तो इस तरीके के बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का।
अब ज़रा प्रैक्टिकल शुरू करें हम लोग फंक्शन का। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो एक बार फिर से, क्योंकि हम बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर बैकलॉग है 1-2 दिन का तो ठीक है, अगर 10 दिन का हो जाएगा तो बोझ बन जाएगा। नहीं, इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप लोग इग्नू का नाम सुने होंगे। इग्नू में एडमिशन आसानी से हो जाता था। अब वहाँ मान लीजिए कि पहले सेमेस्टर में 5 पेपर है या 4 पेपर है, अब बोलेगा अच्छा अगला सेमेस्टर में दे देंगे 8 पेपर। अब इस ससुरा जब 4 गो उसको बोझ लग रहा था तो अगला में 8 गो हल्का लगेगा। अब अगला में मान लो कि 2-3 को पास किया, बाकी फेल कर गया, तो अगले में फिर हो गया कितना, 14 पेपर। अब ऐसे करते करते 3 से 4 सेमेस्टर जाते जाते क्या हो जाएगा, पूरा बोझ हो जाएगा। लास्ट में जाके गांधी मैदान में किताब बेच देगा सब, हमरा से न होगा। तो अच्छा ठीक, तो वही चीज है कि बोझ मत बनने दो, एक जब हो तब उसको अकेले में ही वहां पे निपटा लो। कंटिन्यू के लिए एक एग्जांपल करते हैं। मान लो एक लूप चलाता हूं मैं लेट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 10 या लेस देन 11 और i प्लस प्लस। ये लूप कितनी बार चलेगा, 11 बार चलेगा नॉर्मली, 10 बार चलेगा 1 से। अब उसके बाद फिर क्या करना है, मुझे 2 स्टेटमेंट यहाँ पे देना है प्रिंट करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या लिखता हूँ यहाँ पे, हब नेट, और यहाँ से लाइन चेंज करने वाला भी कुछ कोड लिख दिया जाए क्या, हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे br लिख दिया जाए, और उसके बाद सेमीकोलन, अगेन क्या डालेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या डालते हैं, जावा। अब बताओ कि ये क्या प्रिंट करेगा, जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे br लगा दे रहा हूँ और लास्ट में सेमीकोलन। अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या होगा, दोनों 10-10 बार प्रिंट करेगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में, दोनों 10-10 बार प्रिंट किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि हबनेट तो 10 बार प्रिंट हो लेकिन जावास्क्रिप्ट एक ही बार प्रिंट हो, तो क्या करना पड़ेगा, क्या कोई तरीका है, हबनेट एक बार प्रिंट हो, उसका जावास्क्रिप्ट एक बार प्रिंट हो, उसके बाद सिर्फ हबनेट प्रिंट हो, जावास्क्रिप्ट प्रिंट ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू लगा देना पड़ेगा, कंटिन्यू लगा दोगे। लेकिन कंटिन्यू लगाओगे तो अभी एक दिक्कत आएगी, हमें अपने रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ कंटिन्यू कीवर्ड मिलेगा अनकंडीशनली, मतलब बिना शर्त का अगर कंटिन्यू दिख गया तो ये क्या करेगा, आगे हमारा कंट्रोल जाएगा ही नहीं नेक्स्ट लाइन पे, बल्कि ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द लूप। जहाँ कंटिन्यू मिल गया कंट्रोल को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, सीधा बिगिनिंग ऑफ द लूप, आगे के लाइंस को इग्नोर। तो अगर अभी रन करके हम देखें तो यहाँ कहीं जावास्क्रिप्ट आया ही नहीं, बट मुझे एक बार तो चाहिए था, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे और उसके बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखेंगे, इफ i इक्वल टू 2, मतलब जब i किसके बराबर हो जाए, 2 के बराबर हो जाए तो क्या करो, तो कंटिन्यू कर दो, मतलब आगे के लाइंस को कंसिडर मत करो, अदरवाइज क्या करो। अब अगर रिफ्रेश करके देखेंगे तो हबनेट जावास्क्रिप्ट हबनेट फिर क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट हबनेट, ये तो गलत आ रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखो, ऐसा ही आएगा। तो यहाँ कहीं लॉजिकल एरर है, क्या एरर है ज़रा समझने की बात है। यहाँ पे हम क्या चाह रहे थे कि एक बार प्रिंट हो, मतलब i का वैल्यू
जब 2 हो तब कंटिन्यू, बाकी टाइम में तो करेगा क्योंकि सिर्फ इक्वल टू लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या कि अगर क्या हो, बड़ा या बराबर हो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो या बड़ा हो, दोनों ही कंडीशन में। अब हमारा रिक्वायरमेंट यही रिक्वायरमेंट था ना, एक बार सिर्फ आया जावास्क्रिप्ट, बाकी बार सिर्फ अपडेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये बता दिया कि आई का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा हो तो नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जाना ही नहीं चाहिए, कंटिन्यू कर देगा। मतलब कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। लेकिन हम चाहते नहीं 5 बार तक दोनों प्रिंट हो, छठे बार से सिर्फ अपडेट प्रिंट हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 5 बार तक प्रिंट करेगा, छठे बार से नहीं करेगा। तो देख रहे होगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार तक ये किया, और छठे बार से सिर्फ अपडेट प्रिंट हो। क्या सही है? इस तरीके वो 6 देते हैं, आई देते थे, वो इंडेक्सिंग 1 2 3 4 हाँ, उसकी वजह से गिनती कहाँ से शुरू हुआ है? 1 से। तो 6 हो जाएगा, तो मतलब 5 तक नहीं, अब 5 तक नहीं, क्योंकि A1 से लिए हैं तो 6 बोलेंगे तो 6 तक। अच्छा हाँ, 6 बराबर 0 से काउंट करते तब ना, 1 माइनस करके चलते हैं। तो कंटिन्यू बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि लूप के बॉडी में बहुत सारा स्टेटमेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर फेज पे पहुंचने के बाद बाकी स्टेटमेंट को क्या कर देना है? स्किप कर देना है। अब जैसे कैसे होता है कि आप जाते हो जिम में, अब लिखा हुआ रहता है डे इतना से इतना तक, मान लो आपको ये सारा एक्टिविटीज़ करना है। अब जैसे ही आप डे उतना पार कर जाते हो, उसके बाद क्या करना है? कुछ को स्किप कर सकते हो आप, कुछ को आप छोड़ सकते हो, लेकिन सबको नहीं छोड़ना है, कुछ को स्किप कर सकते हो। तो कुछ को जो स्किप करना है वो क्या स्किप कर सकते हैं? वो कंटिन्यू के बाद लिखा हुआ रहेगा। तो कंटिन्यू कहता है कि लूप से किसी पार्ट को आप क्या करो? स्किप करो। क्या समझ में आया जी? पोजीशन में जाने के बाद स्किप करो, ताकि एक पर्टिकुलर लेवल पे जब पहुंच गए तो रिमेनिंग जो लाइंस है उसको हमें एग्जीक्यूट अब नहीं करना। ऐसा समझो कि एक रिजल्ट है आर को अचीव करने के लिए 3 एक्टिविटीज करना है, ए बी सी। ए एक्टिविटीज को हमको करना है मान लो 20 बार, तो लूप हम कितनी बार चला दें? 20 बार। लेकिन आर रिजल्ट को अचीव करने के लिए ए को करना है 20 बार, और बी को क्या करना है? बी को करना है सिर्फ 10 बार, और सी को भी करना है 10 बार। तो क्या करेंगे हम? यहाँ कंडीशन लूप तो चलेगा 20 बार, क्योंकि ए को 20 बार करना है आर रिजल्ट को अचीव करने के लिए। लेकिन कंडीशन लगा देंगे कि जैसे ही उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, काउंट का वैल्यू हो जाएगा 11, तो स्किप किसको कर दो? बी और सी को। समझ में आया? तो ये स्किप की बात थी। अब अगर हमें आगे देखना है किसके बारे में? फंक्शन के बारे में इन डिटेल। आइए देखो, फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमने क्या समझा था कि फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि एक ही कोड को हम बार बार यूज़ कर सकें, मतलब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक बार अगर आपने फंक्शन बना लिया तो उस फंक्शन को सेम प्रोजेक्ट में और अलग प्रोजेक्ट में आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको सारे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय का भी बचत होगा, मेमोरी का भी बचत होगा, और गलती होने के चांसेस भी कम होंगे। अब रही बात फंक्शन बनाने का, हर लैंग्वेज में अलग अलग सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है।
जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, फंक्शन नाम का एक कीवर्ड यूज करना है और उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिख डालना है। तो फंक्शन का नाम जो भी आपकी मर्जी, मान लीजिए कि हम फंक्शन का नाम रखते हैं से हेलो, मतलब हेलो हमको बोलो, ये हम इसको बोल रहे हैं से हेलो, फंक्शन का नाम दिया। उसके बाद मुझे इसका ब्लॉक शुरू करना है। तो सिंटैक्स कितना इजी है, फंक्शन लिखना है ज़रूरी है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम क्या है, से हेलो। उसके बाद फंक्शन का पहचान है कि लास्ट में क्या लगाना है आपको, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में आपको फंक्शन के नाम के बाद क्या लगाना है, पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, जैसे कि पैराथेसिस कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ वो आप स्टेटमेंट लिखो जो इस फंक्शन के कॉल होने पे आपको चलाना है। तो इस फंक्शन के कॉल होने पे हम चाहते हैं कि एक अलर्ट आ जाए, क्या आ जाए, एक अलर्ट आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, अलर्ट। अलर्ट एक इनबिल्ट मेथड है, इनबिल्ट फंक्शन है, किसका, पाइथन का। ये पाइथन बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का, लाइनक्स का भी। तो क्या यहाँ पे मैं चाहता हूँ, से हेलो था ना, तो मैं चाहता हूँ कि हेलो और उसके बाद हमसे हमारा नाम पूछे, पहले हमसे हमारा नाम पूछे। तो नाम पूछने के लिए क्या ले लें, प्रॉम्प्ट। तो नेम के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं और क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में क्या डालता हूँ मैं, इंटर योर नेम। और मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ, अलर्ट में प्लस के बाद क्या डालते हैं, हेलो और उसका नाम। अब बताओ कहाँ दिक्कत हो रही है समझने में, ये हेलो को डबल कोट में क्यों रखा हूँ, बिकॉज स्ट्रिंग है। ये प्लस क्यों लिखा हूँ, जोड़ने के लिए नहीं, बेसिकली ये आपका क्या है, आर्गुमेंट सेपरेटर है। ये क्या है, आर्गुमेंट सेपरेटर है। जैसे बाकी लैंग्वेज में आप देखते हो कि डॉट लगता है, क्या लगता है, ये कॉमा लगता है। जब PHP पढ़ोगे तो वहाँ क्या लगता है, डॉट लगता है। क्या लगता है, डॉट लगता है। और जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या लगता है, प्लस लगता है। मतलब ये समझ लो पहला आर्गुमेंट है, ये क्या है, प्लस के बाद दूसरा आर्गुमेंट है। नहीं, अब ये फंक्शन खुद से चलेगा नहीं, फंक्शन समझ लो कि एक ऐसा गाड़ी है जिसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है, बैटरी बिल्कुल खत्म है। तो कैसे उसका स्टार्ट होगा, धक्का देना पड़ेगा। तो यहाँ धक्का देने का मेरा मतलब ये है कि इसको कॉल करना पड़ेगा। जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं कीजिएगा ये फंक्शन चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो इसके बॉडी में जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा। तो क्या करना होगा आपको, बताइए, इसको कॉल करना होगा। तो ये क्या है, इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। अरे फंक्शन का नेचर क्या है, कोई बता सकता है हमको, ये फंक्शन का नेचर क्या है, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ कुछ हमने दिया नहीं है और ना इसके बॉडी में कोई रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज किया है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग बोलेंगे इस फंक्शन को। हाँ कि ना। चलो अब इसे कॉल किया जाए। कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आशीष, से हेलो। अच्छा ऐसे लिखे, इसका मतलब कॉल होगा क्या, नहीं, ये फंक्शन का नाम बताना हुआ। कॉल करने के लिए हमेशा आपको, अब रन किया जाए, काम किया होगा जी, हाँ रन कर चुका है, कैंसिल करके देख लो। यहाँ से फिर से चले, क्या पूछ रहा है, एंटर योर नेम। मान लो हमने यहाँ पे लिखा हबनेट, जैसे ही ओके किया तो क्या रहा, हेलो हबनेट। जो काम करवाना है आप करवा सकते हो। ये तो बस समझाने के लिए एक एग्जांपल हमने सेट किया। यहाँ लॉजिक आपका होगा कि आप क्या, ये फंक्शन किस पर्पज से बना रहे हो, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे देना होगा। अब इस फंक्शन को आप जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और इतना ही नहीं, इसको अलग अलग प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब ये कितनी बार कॉल होगा ये बताइए। पहले हमने क्या लिखा,
हेलो अपडेट, फिर एक बार क्या है ये अपडेट, उसके बाद हेलो अपडेट आ गया, ओके कर दिए, फिर हमसे पूछा। अब मान लो कि हमने यहाँ पे डाला रणवीर ना, कि VEER, ये ना IR रणवीर, तो क्या है हेलो रणवीर। क्यों ये 2 बार क्यों चला इस बार? क्योंकि हमने इसको 2 बार कॉल किया। तो एक बार फंक्शन बनाओ जितनी बार चाहो। अब हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे कॉल करते वक्त ये प्रॉम्प्ट जो कर रहा है ना, ये मेरे को नहीं करवाना, ये मेरे को नहीं करवाना। मैं चाहता हूँ कि कॉल करते वक्त यहीं पे पास कर दूँ, यहीं पे पास कर दूँ वैल्यू। क्या ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, काहे नहीं कर सकते हैं। से हेलो, और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया अपना, और यहाँ नाम अभी नहीं डालते, हटा देते हैं। क्या ये कोड चलेगा अभी? नहीं अभी चलेगा। प्लस तो छोड़ो ना, क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ये है टेक नथिंग नेचर का। आप कॉल करते वक्त आप इसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ये पुराना वाला रिजल्ट था, रिफ्रेश किए तो क्या आ रहा है? हेलो रणवीर। कैसा थोड़ी होता है, हमने डाला है, तो रणवीर कहाँ से आ रहा है? तो मुझे इसको किस नेचर का बनाना पड़ेगा? टेक समथिंग नेचर का। तो हमने यहाँ पे डाल दिया क्या? नेम। क्या डाल दिया? नेम। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते टेक नथिंग, बल्कि इसको क्या लिखना पड़ेगा? टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। अब प्रॉपर रिजल्ट आएगा। क्या आ रहा है? हेलो अपनेट, हेलो अपनेट। तो कॉल करते वक्त ही अगर हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो ये वैल्यू यहाँ क्या होगा? रिसीव होगा, और वही वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। तो ये फंक्शन किस नेचर का बन गया? टेक समथिंग रिटर्न। क्या हटा दोगे तो? हाँ, तो इसको हटा दोगे तो कहीं ना कहीं तो रिजल्ट दिखाना है ना। या तो डॉक्यूमेंट में प्रिंट करो या अलर्ट में प्रिंट करो, कहीं तो करोगे ना। नहीं करोगे तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। अरे अगर मान लो कि हमको लिखना है किसी चीज़ को, तो लिखने के लिए लैपटॉप पे टाइप करो या कॉपी पे कहीं तो करोगे ना, या मोबाइल पे। वही बात कि अगर मुझे रिजल्ट दिखाना है, आउटपुट दिखाना है, तो कहीं तो आउटपुट दिखाना पड़ेगा। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो क्या बनेगा अपना? टेक समथिंग नेचर और रिटर्न समथिंग नेचर का बना देते हैं। या मान लो इसमें से मैंने इसको हटा दिया है ना, और यहाँ एक नंबर इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से। ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। कैसे? नम इक्वल टू, और पहले क्या डालना पड़ेगा? नंबर। उसके बाद क्या डालना पड़ेगा? प्रॉम्प्ट। उसके बाद क्या डालना पड़ेगा? इंटर अ नंबर। एक नंबर इनपुट करवा लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। और एक गलती और हम कर रहे हैं, यहाँ तरीके से क्या लिखना चाहिए मुझे? लेट नम। फिर क्या लिखेंगे? लेट रिजल्ट इक्वल टू नम इंटू नम। मान लो स्क्वायर निकलवा लिए। अब हम यहाँ प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे हैं, जो शायद कहना चाह रहा था सिट2। तो हम क्या करवा सकते हैं? अगर प्रिंट नहीं करवा सकते तो रिटर्न करवा देंगे। किसको? रिजल्ट को। रिजल्ट को हमने क्या करवाया? रिटर्न करवाया। ये किस नेचर का फंक्शन है? ये है टेक नथिंग। टेक क्या बोलोगे इसको? टेक नथिंग, लेकिन रिटर्न क्या है? ये टेक समथिंग। अब ये ज़रूरत के हिसाब से बनता है, यानी कि रट ले कि बस ये टेक नथिंग बना दें। अब जैसे मान लो कि किसी को बोला गया कि कल इंडिया का मैच है क्या? अगर इंडिया का मैच है तो हमें बताना। तो इसका मतलब क्या है? हमने कुछ इनपुट किया और हमें कुछ वैल्यू रिटर्न होगा।
हम बोल दिए कि कल इंडिया का मैच रहेगा तो डिफॉल्ट छुट्टी समझ लेना, तो मतलब ये टेक समथिंग तो था लेकिन रिटर्न नथिंग था। आपको कोई जवाब नहीं देना है, अपने आप डिसीजन ले लेना है। तो ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग नेचर का हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, और फंक्शन पे अच्छा कमांड होना चाहिए, बिकॉज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिना फंक्शन का नहीं बनता है। जब आप अभी जो रिएक्ट जेएस का जितना हुआ है या नोड जेएस, उसमें भी पूरा का पूरा फंक्शन का ही खेला है, और क्लास का। अभी हम लोग इस नेचर के फंक्शंस को कॉल करके देखे क्या? नहीं देखे। कैसे कॉल करेंगे बताओ? से हेलो के जगह पे इसका नाम बदल दिया जाए थोड़ा, अकॉर्डिंग टू कोड। ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, तो SON लिख दें, स्क्वायर ऑफ नंबर। अब इसको कॉल कैसे करेंगे हम? कॉल कैसे किया जाए? क्या लिखना पड़ेगा? SON वैल्यू कहाँ पास कीजिएगा, यहाँ रिसीव कहाँ कर रहा है कि कीजिएगा, आपको स्टोर करे पड़ेगा, क्योंकि इसको जब कॉल कीजिएगा तो कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। आपसे क्या मांग रहा है? नंबर मांग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। नंबर हमने मान लीजिए 55 डाल दिया, लेकिन हमको कोई रिजल्ट दिखाया नहीं। तो रिजल्ट क्यों नहीं दिखा मालूम है? ये आपसे नंबर पूछा इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से नंबर का स्क्वायर भी RES में आ गया। ये फंक्शन हमें रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, लेकिन हम उस रिजल्ट को ना तो प्रिंट कर रहे हैं ना स्टोर कर रहे हैं। तो या तो इसको हम प्रिंट कर लें, या तो अगर स्टोर करना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट R इक्वल टू SON। ये हुआ स्टोर करने का। जो वैल्यू SON रिटर्न कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर ले, R में स्टोर कर ले रहे हैं। अब बाद में हम डिसाइड करेंगे कि R का क्या करना है। और अगर डिसाइड हो चुका है कि चलो हमको प्रिंट कर देना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे? राइट। और यहाँ किसको? R को प्रिंट कर दो। अब दोबारा रन करके देखता हूँ मैं, पहले तो इसको कैंसिल कर लिया जाए। और बाय द वे हमने 23 डाला, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। सही काम कर रहा है। फिर से मैं यहाँ आता हूँ, एक वो नंबर डालता हूँ जिसका स्क्वायर सबको रटाया हुआ होगा, 25 का 625। तो ये किस नेचर का फंक्शन है? यहाँ चेंज करना पड़ेगा, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। अच्छा, पहले ही चेंज कर दिया हूँ मैं। अब एक नेचर और बच गया, वो क्या? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो टेक इसमें अब मुझे यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉम्प्ट की है लिखने का जरूरत? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्टोर नहीं करवाते तो उसके बॉडी के ब्लॉक में प्रिंट करवा देते। हाँ बिल्कुल, ब्लॉक में ही ना कुछ हो नहीं। देखो, तो मान लो अगर तुम ना करवाना चाह रहे हो, ही ना चाहते हो, डायरेक्ट स्टोर नहीं करना चाह रहे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाओ और यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर दो। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर दो, SON। ये हुआ, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना। शुरू करें। क्या था इसमें? कुछ चेंज करना था इसमें। पहला चीज़ क्या चेंज करना है? कॉलिंग टाइम में वैल्यू पास कर देते हैं। मान लो जिसका भी मुझे बाय द वे 21 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा? नाम का एक वेरिएबल लेंगे और उसमें इसको रिसीव कर लेंगे, और यहाँ रिजल्ट में क्या कर लिए? स्टोर कर लिए और रिटर्न करवा दिए किसको? RES को। और यहाँ इस बार मैं स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट उसी को प्रिंट करवा दे रहा हूँ। कैंसिल कर लेते हैं पहले। क्या आ गया? अब अगर किसी ने 21 के जगह पे अगर क्या डाल दिया? 29 डाल दिया, तो क्या आ जाएगा? 29 का आ जाएगा। तो ये किस नेचर का हो गया? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग नेचर का। तो 4 नेचर होता है फंक्शन का, याद कर लीजिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग नेचर का फंक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है आपका नेचर के बाद, वो बनता है कि कितने तरह का फंक्शन हम लोग बनाते हैं, कितने तरह का फंक्शन बनाते हैं और उसका कैसे यूज़ करेंगे, और रिकर्सन क्या होता है फंक्शन में। तो चलो फंक्शन में पहले रिकर्सन बता देते हैं, उसका टाइप में घुसेंगे तो प्रोजेक्ट में सीधा आ जाएंगे।
फंक्शन में रिकर्सन का मतलब होता है कि जब कोई फंक्शन खुद को ही अपने ब्लॉक में कॉल करे, जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो ये क्या कहलाता है? रिकर्सन कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो कि मैं खुद से ही पूछूं कि मुझे 5 का क्या बताओ, 5 का फैक्टोरियल बताओ, 5 का, तो मुझे 5 का फैक्टोरियल नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे? लॉजिक अगर हमारे पास है तो बोलेंगे 5 × 4 का फैक्टोरियल। अब फिर खुद से पूछेंगे अच्छा 4 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 4 × 3 फैक्टोरियल। तो हम खुद से क्या कर रहे हैं? रिकर्सिवली क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, क्वेरी करते जा रहे हैं, और उसका आंसर हमें क्या मिलते जा रहा है? सिंपल फॉर्मेट में मिलते जा रहे हैं। तो एक बड़े प्रॉब्लम को जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो इसे बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। और डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रिकर्सन का। तो रिकर्सन बेसिकली यूज किया जाता है किस पर्पज से? किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके सॉल्व करने के लिए। और ये काम कैसे होता है? फंक्शन के द्वारा अपने ही ब्लॉक में खुद को कॉल करके। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, जैसे आप सभी लोग को पता होगा किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकलता है, बताइए। किसी नंबर का, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकलता है? अब जैसे मान लिया जाए कि आपने 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहा तो क्या बोलेंगे? 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1, ये ना। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 × अब इस काम को आप कैसे कर सकते हो प्रोग्रामिंग में? या तो लूप का यूज करके, या रिकर्सन का यूज करके, या तो फंक्शन का यूज करके। रिकर्सन बोले तो फंक्शन, लूप से भी कर सकते हैं इस काम को, और साथ में किससे कर सकते हैं? रिकर्सन से। तो लूप से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लूप चलाना पड़ेगा। कहां तक? 1 से लेके अप टू नंबर तक। और बार बार उसको आपस में क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यही होगा ना। रिकर्सन में क्या होगा कि यहां हमें क्या करना होगा? एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में एक बेस कंडीशन डालेंगे कि फंक्शन को कब रोकना है। अगर फंक्शन में कोई बेस कंडीशन नहीं देंगे तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। तो फंक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? बेस कंडीशन देना पड़ता है कि भाई इतना पे जाने के बाद फंक्शन क्या होना चाहिए? ब्रेक हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो आओ इसको हम लोग कोड से समझते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो मुझे फैक्टोरियल का ही एक कोड लिखना है, एक फंक्शन बनाना है। ये पहले लूप से देखते हैं। फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मुझे एक नंबर का क्या करना है? फैक्टोरियल पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक नंबर इनपुट ले लेते हैं हम लोग। लेट नम इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर। और नंबर इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे क्या डालता हूँ मैं? इंटर अ नंबर। क्या दिक्कत किसी को? एक नंबर इनपुट ले लिए। अब मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा भाई, तो क्या लिखेंगे? लेट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो। i इज लेस देन, कहाँ तक जाना पड़ेगा? एक इक्वल टू नम तक जाना होगा। i को इंक्रीज भी करते जाओ। अब ऊपर में कहीं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, जिसका नाम रखता हूँ फैक्टो। और फैक्टो का स्टार्टिंग वैल्यू क्या रख लेते हैं? 1। 0 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि गुना करना है। गुना करना हो तो हमेशा 1 से इनिशियलाइज करो, जोड़ करना हो तो हमेशा 0 से इनिशियलाइज करो। तो फॉर, उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पे यहाँ लिखेंगे फैक्टो इक्वल टू फैक्टो इंटू आई। तो पहली बार में 1 × 1 हो जाएगा। दूसरी बार में i का वैल्यू 2 होगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा। तीसरी बार में i का वैल्यू 3 हो गया तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और एट लास्ट क्या करना है? मुझे प्रिंट कर लेना है। इस लूप के ख़त्म होने के बाद क्या कर लेना है? प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे हम? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और क्या राइट करना है?
फैक्टो को। क्या राइट करना है? फैक्टो को। अब देखो ये क्या करेगा, एक नंबर मांगेगा अपने से, जैसे हम 5 डालते हैं तो अच्छा सॉरी, अगर 5 डालेंगे तो क्या आएगा 120, अगर 4 डालेंगे तो क्या आएगा 24, 4 डालेंगे तो क्या आएगा 24, अगर 6 डालेंगे तो क्या आएगा 720। काम कर रहा है ये। लेकिन मुझे यही काम किससे करवाना है? यही काम मुझे फंक्शन से करवाना है, क्योंकि लूप से करवाएंगे अगर इसी को दोबारा लिखना होगा तो बार बार इतना कोड न लिखे पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इससे मेरे को बचना है, तो हम फंक्शन के थ्रू इसी काम को करना चाहते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, क्या लिखा हमने, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, FON नाम का एक फंक्शन लेता हूं मैं, ठीक है, और इसमें कोई भी वैल्यू डाल देता हूं, कोई भी वैल्यू, जैसे अभी 4 डाल दिया, और या तो इसको हम प्रिंट कर लें या रिटर्न करवा लें। तो क्या करवा लें, रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न करवा रहे हैं तो प्रिंट करवा लें कि रिटर्न रख लें, स्टोर करके, स्टोर करके रख लेते हैं। लेट f इक्वल टू फैक्टोरियल इक्वल टू दिस। अब बाद में हम इसको प्रिंट करते हैं ताकि समझने में आपको थोड़ा आसानी हो। बार बार हम पाइथन वाले मोड में आ जा रहे हैं। राइट किसको राइट करना है, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज, और फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या है आपका, f ना, f ही में आया होगा। लेकिन ये तो आपने क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है ना, बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, बट ये फंक्शन होना भी तो चाहिए। अब ये फंक्शन बनाने का काम शुरू होगा अपना, क्या, फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या होगा, ये तो पहले से डिसाइडेड है। ये एक वैल्यू रिसीव करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा, फंक्शन का ब्लॉक बनेगा। अब फंक्शन में सबसे पहले बेस कंडीशन डालेंगे कि फंक्शन रोकना कब है। तो भाई जो मैथ पढ़ा है रणवीर, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, और किसी भी नंबर का पावर 0 भी क्या होता है 1। ये मैथ का 2 रूल है। ऐसे मैथ मेरा खुद ही बहुत हिला हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो डे टू डे प्रोग्रामिंग के टाइम में पढ़ाना होता है उतना तो याद रखना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, है ना, इस तरीके से। तो फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1। तो बेस कंडीशन में क्या डालेंगे कि चेक कर लो कि नम का वैल्यू 0 है क्या, नम का वैल्यू 0 है क्या। तो ये बात कैसे लिखा जाएगा, लिखेंगे इफ n इक्वल टू 0, अगर n का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए तो क्या कर दे भाई, तो रिटर्न कर दो। क्या, अभी तो समझे हैं कि फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है 1, 0 का फैक्टोरियल क्या होगा ये 1। अगर ऐसा ना हो तो, अगर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो तो, अगर ऐसा ना हो तो फंक्शन को कॉल करते जाओ। तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो लिखना पड़ेगा रिटर्न तो करवाना ही है, लेकिन रिटर्न किसको करवाना है, रिटर्न करवाना है n, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, तो n इंटू क्या लिखेंगे FON ऑफ n -1 से। मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने यहाँ वैल्यू क्या रखा n का, मान लो किसी ने n का वैल्यू यहाँ पे रखा बाय द वे 4, n का वैल्यू 4 रखा, तो ये चेक होगा कि क्या 4 0 के बराबर नहीं, तो यहाँ आएगा एल्स वाले पार्ट में। यहाँ क्या करेगा, यहाँ ये करेगा, ये लिखेगा 4 इंटू
यहाँ क्या लिखेगा 4 इंटू और उसके बाद एफ ओ एन एन माइनस वन, मतलब क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं एफ ओ एन ऑफ 3। यही बात ना शुरू में समझा रहे थे, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुना फैक्टोरियल ऑफ 3। अच्छी बात है। अगली बार में एन का वैल्यू क्या हो गया है बताइए, एन का वैल्यू अब हो गया घट करके 3, तो फिर चेक होगा क्या 3 0 के बराबर है, जी नहीं, तो फिर यहाँ आएगा और यहाँ क्या होने वाला है इस बार, यहाँ इस बार होने वाला है 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1। अब 3 माइनस 1 कहने का मतलब क्या होगा, हम डायरेक्ट 2 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, अब अगली बार में n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो फिर एल्स पार्ट में ही आएगा ये, तो क्या होगा इस बार 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ क्या 1, और उसी तरीके से फिर क्या होगा n का वैल्यू हो गया 1। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, ये वाला फॉल्स होगा। अब फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट पे आएगा, और एल्स पार्ट में क्या होने वाला है यहाँ पे 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, और फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है 1 होता है। तो अगली बार में यहाँ n का वैल्यू क्या हो चुका है, n का वैल्यू हो चुका है 0। कंडीशन क्या होगा ट्रू, तो क्या रिटर्न कर देगा 1, क्या रिटर्न कर देगा 1। पहले से क्या रिटर्न था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। अब पूरे एक्सप्रेशन को जब इवेल्युएट करोगे तो क्या आ जाएगा 24। अब देखो इसमें हुआ क्या कि ये फंक्शन, ये जो फंक्शन था अपने ही ब्लॉक में खुद को कॉल किया है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिकर्सन। व्हेन अ फंक्शन कॉल्ड बाय इटसेल्फ then it's called recursion, and recursion is very helpful whenever you have to repeat any task to achieve the goal or to solve a big problem by dividing the problems in smaller units. Then recursion can be used for this purpose. तो रिकर्सन का यूज करेंगे एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करने के लिए। और सीधा याद रखो कि जब भी किसी फंक्शन के ब्लॉक में उसी फंक्शन को कॉल कर लिया जाए तो समझ लो कि क्या हो रहा है यहाँ पे रिकर्सन। तो किसी भी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 मैकेनिज्म है, एक है इटरेशन और दूसरा है रिकर्शन। इटरेशन के लिए लूप का यूज करते हैं, रिकर्शन के लिए फंक्शन का यूज करते हैं। अब जरा आउटपुट देख लें क्या आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज 24। सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर किसी ने यहाँ 4 के जगह पे क्या डाल दिया 5 डाल दिया तो क्या आ जाएगा 120। अब अगर किसी ने 5 के जगह पे क्या डाल दिया तो 720 आ जाएगा। क्या काम कर रहा है ये, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन किसका, रिकर्सन का। एक क्वेश्चन और दे, 5 मिनट का समय देते हैं, ज़रा आप लोग का भी चेक हो जाए, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं डर से लाज से कि क्या सर से पूछे तंग करें, तो हम ही पूछ लेते हैं आप लोगों से। एक क्वेश्चन अभी क्या है उसमें ये लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि कितना समझ में आया। आप एक फंक्शन बनाइए जिसका नाम हो, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एक फंक्शन बनाइए जिसको इस तरीके से कॉल कीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ आप पावर ऑफ नंबर को कॉल कीजिए और इसमें यहाँ नंबर डालिए, जैसे 2 और 8, तो 2 का पावर 8 इवैल्यूएट करके प्रिंट करते हैं। चलिए करने का 2 और 8, ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पिछला करवाया। यहाँ भी देख रहे होंगे कि हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या रखा PON। उसमें 1 के जगह पे 2 आर्गुमेंट डाले हैं,
एक नंबर है, दूसरा उसका पावर है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है 45। आइए इस क्वेश्चन को रन करने के लिए पहले इसको हम क्या कर लें, बंद कर लें। इसे हम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे, फिलहाल के लिए हम इसे कमेंट कर लेते हैं। ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब बना होगा हमारे पेज में। फंक्शन बनाने के लिए ऑलरेडी जानते हैं आप लोग फंक्शन और फंक्शन का नाम। अब ये फंक्शन कितना आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है? 2, एक नंबर और एक पावर। एन और पी ले लें? हाँ बिल्कुल ले लेते हैं, समझने के लिए आसान रहेगा। अब एक बेस कंडीशन लिखना है। सबसे पहला चीज़ क्या बोला था आपको? बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन में क्या होगा कि पावर को कम करते जाएंगे, और जब पावर 0 होगा तो अभी अभी बताए थे कि किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? एक बेस कंडीशन के रूप में लिखेंगे इफ p इक्वल टू 0। अगर p का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो भैया क्या कर दो? रिटर्न कर दो 1। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो क्या करो? वो बात यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसा ना हो तो हमें करना क्या है? करना ये है कि नंबर को मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो इसके लिए फिर वही रिकर्सिव मेथड। तो क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न क्या करना है? n इंटू, और क्या लिखेंगे? PON। अब PON में 2 आर्गुमेंट है, नंबर तो रहबे करेगा, और p माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे? 1, ताकि p का वैल्यू कम होता जाए। हर एक समय ऐसा आएगा कि p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब p का वैल्यू 0 होगा तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 1। बस इतना ही तो करना था। अब अगर रिजल्ट आप देखें तो क्या आएगा? 256। अगर यहाँ मैं 7 डालता हूँ तो वैल्यू क्या आएगा? 128। बताइए एकदम सेम पैटर्न पे था या नहीं था? हम 5 मिनट आप लोग को दिए थे तो कोई अत्याचार नहीं किए थे, 5 मिनट भी ज़्यादा था इसके लिए। यही छोटा छोटा लॉजिक बड़े प्रोजेक्ट में काम आता है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं, जब हो गया तो। कल बोले थे आप लोगों को प्राइम नंबर का क्वेश्चन करने के लिए ना, तो प्राइम नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग? इज नहीं हो रहा है तो पूछेगा तब ना। लाओ, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जब इस प्राइम को कॉल करें और उसमें 13 पास करें तो मैसेज क्या आना चाहिए? 13 इज प्राइम नंबर। और अगर हम 13 की जगह 15 डालते तो क्या आना चाहिए? कंपोजिट नंबर या नॉट प्राइम नंबर, ऐसा कुछ। लेकिन ये काम करेगा भी नहीं। तो प्राइम के लिए लॉजिक क्या होता है कि प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो 1 और सेल्फ से डिविजिबल, ये 1 और खुद से डिविजिबल हो, है ना। मतलब अब इस लॉजिक को लगाएंगे कैसे? इस लॉजिक को लगाने के लिए क्या करेंगे? नंबर को 1 से लेकर के अप टू नंबर तक से डिवाइड करेंगे, और हर बार जब भी कंप्लीट डिविजिबल हो, मतलब रिमाइंडर जितनी बार 0 हो उसको काउंट कर लेंगे, और लास्ट में देख लेंगे कि काउंट का वैल्यू अगर 2 है, मतलब 2 ही बार कंप्लीट डिविजिबल रहा है तो वो प्राइम हो जाएगा। अगर 2 से अधिक बार वो कंप्लीट डिविजिबल रहा है तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा।
अब इसी लॉजिक को लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन बनाना शुरू कीजिए। फंक्शन का नाम क्या होगा, इज प्राइम। ये कितना आर्गुमेंट लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा। चलिए अब इसके पहले यहाँ काउंट का वैल्यू मैं डाल देता हूँ। काउंट का क्या कर देता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ। तो लिखेंगे लेट काउंट इक्वल टू 0। इनिशियली काउंट का वैल्यू क्या रख लेंगे, 0। 13 इज प्राइम नंबर। और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या डालेंगे यहाँ पे, नंबर प्लस इज कंपोजिट नंबर। बस यही तो लॉजिक था। लॉजिक दो ही है यहाँ पे। पहला चीज काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लो। दूसरा ये था कि एक से लेकर के अप टू नंबर तक से नंबर को मॉडुलो डिवीजन करते जाओ और देखते जाओ कि रिमाइंडर 0 कब आया है। जब रिमाइंडर 0 आए तो काउंट के वैल्यू को इंक्रीज कर लो। एट लास्ट ये चेक कर लेना है कि काउंट का वैल्यू अगर 2 है मतलब 2 टाइम्स ही कंप्लीट डिविजिबल रहा। अगर ऐसा होता है तो नंबर प्राइम है, नहीं तो नंबर कंपोजिट है। तुम कनेक्ट मत ही करो, जब से कनेक्ट किया है तो आर अनस्टेबल। हाँ क्या, अच्छा हम तो एग्जिट हो गए क्योंकि नेट नहीं है। बाकी लोग हैं अभी मीटिंग में। लगता है कि आज ऋषि का लेना पड़ेगा नेट कनेक्शन। गोविंद राघोष किस नाम से है? तुम लोग हो अभी मीटिंग में ना?
चलो सही है। अब इसको रन करके देखने का टाइम है। क्या आ रहा है? 13 इज प्राइम नंबर। काम किया बिल्कुल सही। और 13 के जगह पे अगर मान लीजिए कि हम 15 डालते हैं तो क्या आएगा? कंपोजिट आएगा। और अगर वही 15 के जगह फिर 17 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर। फिर अगर वही 19 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर। तो सही काम कर रहा है। क्या मसला है? इसमें भी हम लोग यूज़ किए लूप का और कंडीशनल स्टेटमेंट का एक साथ। सही तो एक हुआ, अगर हमारे लेना जाए नंबर का मतलब क्या नंबर लेना? कोई मतलब रैंडम नंबर देना चाहिए। तो रैंडम नंबर अगर यूज़र दे तो यहाँ से इसको हटा दीजिए और यहाँ पे जा कर के पहले एक नम नाम का इसको भी हटा दीजिए। मतलब टेक नथिंग नेचर का बनाना पड़ेगा आपको। और यहाँ लिखना पड़ेगा लेट नम इक्वल टू नंबर और प्रॉम्प्ट करके ले लीजिए यहाँ पे इनपुट एंटर अ नंबर। ये किस तरीके से प्रॉम्प्ट करवाइए। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप देखिए रन कर करके, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। चलिए दोबारा आते हैं। मान लो कि मुझे कोई नंबर रैंडम डालना है लाइक 45। क्या बताएगा? कंपोजिट। दोबारा चलते हैं, फिर डालेगा 89। क्या बताएगा? ये प्राइम नंबर। और कोई सवाल तो बोलो। अब ये कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ मैं, वही चीज़ प्रॉम्प्ट यूज़ करना है जब इनपुट लेना है। हो जाएगा तो बोलना, तब तक वीडियो पॉज कर देता हूँ। अच्छा, अब हम लोग फंक्शन का अलग अलग टाइप के बात किया था कि जावास्क्रिप्ट में अलग अलग तरह का फंक्शन बना सकते हो। जैसे अभी तक जो भी हमने फंक्शन बनाया वो नॉर्मल फंक्शन बनाया है। अब मुझे एनोनिमस फंक्शन बना के देखना है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? तो एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं वैसे फंक्शन को जिसका कोई नाम नहीं हो, जिसका कोई नाम नहीं हो, ऐसे फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। जैसे हमने अगर कहीं लिखा है ऐसे फंक्शन और उसके बाद पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, मैंने इसका कुछ नाम नहीं दिया, अभी एरर आएगा। अब इसको हमने किसी वेरिएबल में असाइन कर देने हैं। मान लो कि हमने वेरिएबल असाइन कर दिया जिसका नाम हमने रखा माई फन। माई फन मेरा फंक्शन है ना, माई फन। अब उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ जो भी मैसेज मुझे डालना है वो मैसेज मैं डाल सकता हूँ। अब मुझे यहाँ क्या मैसेज डालना है, तो ठीक है डॉक्यूमेंट पे ही मुझे राइट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है इट्स मी, ऐसा कुछ एक मैसेज देना है मुझे। और उसके बाद क्या करना है, मुझे लाइन भी ब्रेक कर लेना है। हो सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब ये जो फंक्शन मैंने बनाया, इस फंक्शन का कुछ नाम दिया नहीं,
तो इसे क्यों क्या बोलेंगे हम? एनोनिमस फंक्शन। अब एनोनिमस फंक्शन को कॉल कैसे करोगे आप? तो एनोनिमस फंक्शन को आप कॉल करेंगे माई फन के नाम से। किस नाम से कॉल करना पड़ेगा आपको? माई फन के नाम से कॉल करना, वेरिएबल के नाम से कॉल करना पड़ेगा। अब आप आकर के देखो क्या आ रहा है, हाय इट्स मी। अब लेकिन अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर आप ये बताइए कि जब फंक्शन का नाम आपने नहीं दिया, चलो ऑलराइट, एनोनिमस फंक्शन बना दिया, लेकिन वेरिएबल तो आपको लेना ही पड़ा, तो फिर फायदा क्या हुआ? वेरिएबल में फंक्शन को स्टोर करवा लिए, फंक्शन का नाम न लिख करके, तो इसमें कोई फायदा नहीं बहुत समझ में आ रहा है। इसका बहुत फायदा तब समझ में आता है कि जब कोई काम हमें एक बार करना हो, उसको कहीं स्टोर करके नहीं रखना है, एक बार करना हो, तो उसे हम एनोनिमस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? नाम को स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसका हम लोग हर प्रोजेक्ट में लगभग यूज करेंगे, सेट टाइम आउट। क्या? सेट टाइम आउट। इसका काम क्या होता है सेट टाइम आउट का? सेट टाइम आउट का यूज ये होता है कि आप कभी भी कोई भी वेबसाइट अगर विजिट करते होगे, देखते हुए कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद आपको एक साइन अप का फॉर्म आता है, थोड़ी देर के बाद, तुरंत नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप चाह रहे हो कि कुछ समय के बाद, कुछ इंटरवल के बाद अगर कुछ कोई पॉपअप या कुछ मुझे अगर प्रॉम्प्ट करना है यूज़र को, तो कैसे करेंगे? इसके लिए किसका यूज़ होगा? सेट टाइम आउट नाम के फंक्शन का। अब सेट टाइम आउट नाम का जो फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, ये क्या है? ये किस तरह का फंक्शन है? तो बोलोगे ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ये लाइब्रेरी फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है। क्या क्या 2 आर्गुमेंट लेता है? एक आर्गुमेंट लेता है फंक्शन और दूसरा लेता है टाइम इन मिली सेकेंड। अब सोचो कि यहाँ फंक्शन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, जी हाँ। और टाइम इन मिली सेकेंड कहने का मतलब क्या? टाइम इन मिली सेकेंड मतलब व्हाट? क्या? मान लो 1000 डाल दें, 1 सेकंड में आ जाएगा। 3000 डाल देते हैं, कितने में आ जाएगा? 3 सेकंड में आ जाएगा। चलो, अब ये मैसेज आएगा, लेकिन अभी देखो, रिफ्रेश करो, अभी नहीं है। ये कब आएगा? क्या बात है, समझ में आया? पेज पे ये पहले नहीं आया था। पेज जब लोड हुआ था तो पेज ऐसा था। 3 सेकंड के बाद वो हाय इट्स मी आ जाएगा। इसके जगह पे कोई फॉर्म भी ला सकते हो तुम, नहीं समझ में आया? इसके जगह पे आप चाहो तो किसी फॉर्म को भी ला सकते हो। आप यहाँ पे फंक्शन में क्या कर दो, एक फॉर्म बना दो, फॉर्म आ जाएगा उतने सेकंड के बाद। अब अगर लगता है कि बना के दिखा दीजिए सर, ये भी आप लोग के दिमाग में होगा हो सकता है ना। तो एक काम करते हैं, ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। जावास्क्रिप्ट में आप HTML को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? लिख सकते या बाहर लिख करके इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, बुला लेंगे। ये काम कर सकते हैं। अभी हम लोग एक अलर्ट लगा देते हैं। पहले मान लो अलर्ट क्या लगा देते हैं, हाय इट्स मी, ऐसा कर सकते हैं। अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? 3 सेकंड के बाद एक अलर्ट आएगा, हाय इट्स मी। तो इस तरीके का कोई भी काम कर सकते हैं हम लोग। किसकी मदद से? इसकी मदद से। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, फिर हम फॉर्म बनाते हैं। मेन मुद्दा ये है कि ये वाला जो फंक्शन हमने लिखा है, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, क्योंकि इसको बस एक बार यूज़ करना था। तो क्यों स्टोर करना? ऐसे करने का मतलब है कि स्टोर करना, मेमोरी में जगह लेगा। ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ हम लोग फंक्शन जो बनाएंगे उसका कुछ नाम देने का ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ बनाएंगे एनोनिमस फंक्शन। तो लिखेंगे फंक्शन और इसका बॉडी शुरू करें, और इसमें जो काम करना है वो आप कर लो। तो इसमें क्या काम करना था मेरे को? इसमें मुझे कोई अलर्ट अगर लगाना था तो अलर्ट लगा लेंगे। अलर्ट में क्या डालना था? हाय इट्स मी, यही देना था ना। अब देखना रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपने यहाँ कौन सा फंक्शन पास कर दिया, मतलब अगर किसी फंक्शन में
एज अ आर्गुमेंट किसी फंक्शन को पास करना है तो ये सबसे प्रॉपर जगह होता है किसका, एनोनिमस फंक्शन का। अब इसका रिजल्ट देखो, फिर से रिफ्रेश करता हूं 3 सेकंड बाद, फिर से अलर्ट आ जाएगा। आ गया क्या? तो समझ में आ रही है कहानी कि नहीं? अब मान लो कि जावास्क्रिप्ट का ये हमारा ये क्या बन के तैयार है, ये फंक्शन बन के तैयार है, सेट टाइम आउट। अब मुझे इसको कॉल करना है किस पे, HTML फॉर्म पे। हाँ? क्या करेगा? 3000 मिली सेकंड है, मिली सेकंड। अब कितने मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है? 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है। अब इसका यूज़ और जगह, कई जगह पे करोगे, जैसे डिजिटल क्लॉक बनाएंगे वहाँ भी यूज़ करेंगे। स्टॉप वॉच का नाम सुना होगा, यूज़ भी करते होगे, वहाँ इसका यूज़ करेंगे। मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये वाला काम हर 3 सेकंड के बाद होता रहे तो वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए होता है सेट इंटरवल। क्या होता है? सेट इंटरवल। अब जब यहाँ से देखोगे तो ये कितनी बार होगा, रिफ्रेश कर दो, ओके, फिर आ गया, ओके कर दो, फिर हर 3 सेकंड पे ये आता जाएगा। ये इंटरवल की कहानी थी। तो इन दोनों का यूज़ समझ लो कि कब कब आपको पड़ सकता है अलग अलग प्रोजेक्ट में, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का। अब आप लोग के लिए एक असाइनमेंट, हाँ, इंटरवल लगाएंगे कि कोई भी प्रोसेस बार बार दोहराना है एक सर्टेन टाइम गैप के बाद, एक सर्टेन टाइम गैप के बाद, तो वहाँ लगाएंगे सेट इंटरवल। कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे मान लो स्टॉप वॉच लगाएंगे जहाँ हम चाहते हैं कि 60 सेकंड के बाद मिनट चेंज होता रहे, तो वहाँ इंटरवल लगाएंगे। हम चाहते हैं कि यूज़र को हर 1 घंटे के बाद अलार्म एक आना चाहिए, तो वहाँ इंटरवल लगाएंगे। तो बस आपको दिमाग दौड़ाना है कि किन केसेस में हमें रिपीटेशन चाहिए। रिपीटेशन अगर चाहिए तो वहाँ इंटरवल लगा दो। चला आता है। इसमें कंडीशन नहीं लगा सकते कि जब तक यूजर, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब ये पेज पॉपअप करते रहो जब तक यूजर उस साइट पे जाए। आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यूजर चिड़िया जाएगा। चलो एक कभी तुम लोग के लिए असाइनमेंट है 5 मिनट का, दिमाग लगाओ। हम ये चाहते हैं कि जब वेबसाइट कोई विज़िट करे मेरा, तो वेबसाइट विज़िट करने के 5 सेकंड के बाद एक उसको लॉगिन का फॉर्म दे दें या साइन अप का फॉर्म दे दें। हो सकता है? बना के दिखाइए। रूम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बुला लेते हैं उन लोगों को। चलिए, और ये काम मुश्किल से 5 से 7 मिनट का है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जानते हो फॉर्म बनाना।